सो बेटा जी, री इंजीनियरिंग के फेजेस के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने पहले नंबर पे कहा कि हमारे पास एक टीम प्लेस होनी चाहिए। टीम के लिए हमने देखा कि उस टीम के अंदर मुख्तलिफ जो है ना वो लेवल्स हैं, लीडर है, स्टीयरिंग कमेटी है, प्रोसेस ऑनर है, री इंजीनियरिंग टीम है, री इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेटर्स हैं और चेंज कोऑर्डिनेटर्स हैं। इनके मुख्तलिफ रोल्स जो हैं वो उनके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कशन की थी। फिर हमने देखा कि ये टीम कैसे वर्क करती है। ये टीम हमने देखा कि लीडर इसको कोऑर्डिनेट लेके चल रहा होता है, ठीक है। वर्किंग जो प्रोसेस ऑनर के अंडर हो रही होती है। स्टीयरिंग कमेटी उसको एडवाइसेस प्रोवाइड करती है और एडवाइस की इन्फॉर्मेशन लीडर को देती है। चेंज कोऑर्डिनेटर जो होता है वो चेंज को इम्प्लीमेंट करवाता है, ठीक है। और जो री इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेट होता है वो री इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करवाता है ऑन द चेंज बीइंग परफॉर्म्ड। हम चाहते क्या हैं? हम पुराने दकियानूसी सिस्टम से जान छुड़ाना चाहते हैं। हम क्यों जान छुड़ाना चाहते हैं? क्योंकि मार्केट स्पीडी चेंज हो रही है। अगर अपने आप को अगले 10, 15, 20 साल में हम सर्वाइव करवाना चाहते हैं तो हम अपने प्रोसेस को री इंजीनियर करना चाहते हैं, रीडिज़ाइन करना चाहते हैं। पर्पज़ है कि टाइम और कॉस्ट कम हो जाए और परफॉर्मेंस अल्टीमेटली इंक्रीज़ हो जाए। तो ये पहला फेज़ था। दूसरा स्टेप हमारे पास है सिलेक्शन प्रोसेस, कि हम किन किन प्रोसेस को रीडिज़ाइन करना चाहते हैं। हमने कहा कि पहले एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट का बेंचमार्क सेट कर लें। बेंचमार्क सेट करने के लिए आप दूसरी इंडस्ट्रीज़ को देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, ऐसा प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने 10 प्रोसेस सेलेक्ट किए हैं, हम कहते हैं पूरी इंडस्ट्री 5 से 10 लेवल के ऊपर मुश्तमिल होती है, आपने 3 प्रोसेस सेलेक्ट किए हैं तो प्रायोरिटी पे वो प्रोसेस रखें जो कि आपको अगले 3 से 5 मंथ के अंदर जो है ना वो रिज़ल्ट शो करना शुरू कर दे। अगर वो 18 से 22-24 महीने तक जाता है तो इतने 1.5 से 2 साल के अरसे में टॉप मैनेजमेंट अपनी कमिटमेंट लूज़ कर देती है, वो अपना इंटरेस्ट छोड़ देती है। फिर आपको री इंजीनियरिंग के दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। तो ये दूसरा स्टेप था हमारे पास। ये जो फ्लो चार्ट था इसका ये दूसरा स्टेप था। तीसरे स्टेप पे आता है प्रोसेस डायग्नोसिस। डायग्नोसिस से मुराद आपके पास अपना जो करंट प्रोसेस है उसका क्लियर इंसाइट होना चाहिए, यानी कि उसको आप क्लियरली डिफ़ाइन कर लें, उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जानी हैं, ठीक है। हम किसी प्रोसेस के अंदर कितने स्टेप्स हैं, किस स्टेप के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर सब एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, और वो सारी चीज़ें किस किस पर्सन के थ्रू परफॉर्म हो रही हैं, अगर हम इतनी डिटेल में जाएंगे तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और अल्टीमेटली जो हमारा री इंजीनियरिंग का स्टेप है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। हम चाहते हैं कि 3 से 5 मंथ के अंदर जो है ना परफॉर्मेंस इंक्रीज़ या कॉस्ट और टाइम डिक्रीज़ जो है ना वो टॉप मैनेजमेंट को शो होना शुरू हो जाए। तो जब हम इसको इनसाइट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी थिंग्स आर वर डन इन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए परफॉर्म हो रही होती हैं कि जी हमेशा से ऐसी चल रही हैं। किसी को ये नहीं आइडिया कि ये क्यों ऐसी चल रही हैं, ऐसी चीज़ें क्यों हैं, ठीक है। जब हम इसको सेग्रीगेट करते हैं, आगे जाके हम इसकी बात करने वाले हैं। जब हम प्रोसेस डायग्नोसिस स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिड होती हैं, एक्चुअली कस्टमर की डिमांड होती हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो नॉन वैल्यू एडिड होती हैं, जिनका आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर वो एक्टिविटीज़ को निकाल भी दें तो प्रोडक्ट के ऊपर ये नॉन वैल्यू एडिड होती हैं, लेकिन ये एक्टिविटीज़ चल रही होती है साथ में। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं वेस्ट एक्टिविटीज़, जिनका कोई काम नहीं होता, ठीक है, यानी कि 0% इम्पैक्ट आता है आउटपुट के ऊपर भी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। हम देखते हैं बहुत सारी नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ सिर्फ इसलिए चल रही होती हैं क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की एक ट्रेडिशन होती है। वो अपनी ट्रेडिशन के मुताबिक, कभी किसी बंदे ने ये सोचा नहीं होता कि ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन से अगर निकाल दी जाएँ, अगर इनको प्रोसेस में से स्किप कर दिया जाए, तब भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। खैर, यहाँ पे मैंने इसका जो है ना फ्लो चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है, बुक से एज इट कॉपी किया हुआ है। तो इसमें पहले नंबर पे हम क्या कहते हैं, जो हम कहते हैं मैपिंग करते हैं करंट प्रोसेस की इन टर्म्स ऑफ इनपुट आउटपुट, और हम देखते हैं कि कस्टमर की कन्वीनियंस या कस्टमर की जो उसके साथ सेटिस्फेक्शन कितने हद तक जो है ना वो रिलेटेड है। किसी एक प्रोसेस को अगर आप देख रहे हैं, जिस तरह से हमने बात की थी डाइंग प्रोसेस की, कपड़े को जो डाई करते हैं, तो डाई करने से पहले उसकी प्री ट्रीटमेंट्स आती हैं, ठीक है। कपड़े के ऊपर प्री ट्रीटमेंट्स, यानी कि कपड़े में से जो हम कहते हैं ऑयल एक्सट्रैक्ट जो होते हैं या जो मिनरल्स होते हैं, नमकियात होती हैं, वो निकालनी होती हैं।
जब तक वो चीज़ें कपड़े में से नहीं निकाली जाती प्री ट्रीटमेंट करके, तब तक कपड़े के अंदर डाई अच्छी तरह से अब्जॉर्ब नहीं होता। इसका मतलब वो उसकी प्रोसेस की इनपुट्स हैं। हमने देखना है कि कोई जो स्पेसिफिक प्रोसेस है उनकी उस प्रोसेस की इनपुट्स क्या हैं और उस प्रोसेस की आउटपुट क्या है। हमने डाइड फैब्रिक देना है तो उसके साथ उसकी कुछ फास्टेस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। मतलब ये कि वो कलर कितना ज़्यादा सर्वाइव करता है, हीट को कितना ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है, धूप में कितनी जल्दी रंग उड़ता है, गर्म पानी में कितनी जल्दी जो ना वो कलर जो उसका फेंट होता है, जो सी वाटर आता है उसके साथ उसका क्या। तो इस तरह की ये हमारे पास आउटपुट्स हैं। तो हम पहले नंबर पे अंडरस्टैंड करते हैं कि इस प्रोसेस को, जो हम प्रोसेस स्टडी करने वाले हैं, ये प्रोसेस क्या है, इसकी इनपुट्स क्या हैं और इसकी आउटपुट्स क्या हैं। ठीक है, जब तक किसी प्रोसेस की इनपुट आउटपुट के बारे में पता नहीं होगा, आप उसकी बाकी चीज़ों को स्टडी नहीं कर सकते। यानी कि उसके अंदर कितनी एक्टिविटीज़ हैं, कितनी एक्टिविटीज़ जो है ना वो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, कितनी एक्टिविटीज़ जो है ना वो ज़्यादा वैल्यू एडेड है, जब तक हम उसकी इनपुट आउटपुट के बारे में बात नहीं करते, हम आगे मूव नहीं कर सकते। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, हम कहते हैं लिस्ट करें उन एक्टिविटीज़ को, उन स्टेप्स को जो कि एक प्रोसेस के अंदर जो ना अक्कर हो रही हैं, उनके ऊपर कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, और उनका जो इम्पैक्ट कितना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर की यूटिलाइजेशन कितनी है। ठीक है, तो हम आमतौर पे किसी भी प्रोसेस के अंदर नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ की लिस्ट बना लेते हैं, उनके ऊपर टाइम कितना लगता है, कॉस्ट कितनी लगती है और उनका इम्पैक्ट कितना बनता है। जब आप ये लिस्ट बना लेते हैं तो आपके पास एक लिस्ट होती है और आप उसको हाईलाइट करते जाते हैं। उनमें वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ कौन सी हैं और वेस्ट एक्टिविटी कौन सी हैं। ठीक है, आमतौर पे जो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ होती हैं, चल रही होती हैं, मतलब ये कि किसी भी जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जब कोई भी रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट आती है, जो फिनिश प्रोडक्ट मूव होती है, तो उसके ऊपर कुछ सिक्योरिटी चेक इन्स होते हैं, चेक आउट्स होते हैं। वो ख़ास मैनेजर्स होते हैं, उन्होंने साइन करने होते हैं तो चेक आउट होना होता है। तो बाज़ दफ़ा उस वजह से वो 2-2 3-3 दिन के डिले में चली जाती हैं चीज़ें। ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा जो ना वो हम कहते हैं चेक्स होते हैं, सिक्योरिटी चेक्स भी होते हैं, परफॉर्मेंस कंट्रोल चेक्स भी होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं, रीवर्किंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। हम बार बार चीज़ों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, उसके ऊपर डाइंग होती है, फिर वापस उसको किसी दूसरे यूनिट पे ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पे प्रिंटिंग होती है, फिर तीसरे खाते के अंदर मूव करते हैं वहाँ पे वो। तो ये हमारे पास मूविंग का बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, स्टोरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, डाटा एंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो ये हमारे पास नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर कुछ वेस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका कोई आउटपुट नहीं होती। हम कहते हैं कि जी इसको हम इसके अंदर सिलेंड्रिकल जो है ना वो उसको हीटिंग कर रहे हैं। जब हम देखते हैं कि जी ये जो फैब्रिक है ये डाई होने के बाद ऑलरेडी ये जो है ना ये इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो जो है ना वो अल्टीमेटली वेट होना शुरू, जो ना वो ड्राई होना शुरू हो जाता है, वेट नहीं रहता। तो हम वेस्ट एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रोसेस के अंदर। तो इसके लिए आपको प्रोसेस एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। वो आगे जाके हम बात करते हैं कि ये वैल्यूज़ हमें कहाँ कहाँ से पता चल सकती हैं। किसी भी एक्टिविटी का वैल्यू एडिड होना, नॉन वैल्यू एडिड होना या उसका वेस्ट एक्टिविटी होना, उसका एक्सपर्ट हमें बताता है। जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि की प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रहे हैं किसी भी प्रोसेस के अंदर। उसकी एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, जो प्रॉब्लम्स हमें आते हैं आमतौर पे। रीज़न क्या होती है कि एंड टू एंड ऑनरशिप नहीं होती। एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं कि जी ये प्रोसेस है, जो जिस तरह से हमने शुरू में बात की थी यहाँ पे, ये वाला प्रोसेस है, हम इसको एज अ प्रोसेस नहीं लेके जा रहे। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से होके आ रहा है और हर डिपार्टमेंट का अपना ऊपर हेड है, हर डिपार्टमेंट का अपना जो है ना वो ऊपर लीडर है, चेयरमैन है। इस पूरे प्रोसेस को कोई ओन नहीं कर रहा। ठीक है, नो एंड टू एंड लीडरशिप, नो एंड टू एंड ऑनरशिप। अब ये पूरे प्रोसेस की प्रोडक्ट अगर फेल होती है ना, तो ये वाला इसके ऊपर डालेगा, ये वाला इसके ऊपर डालेगा, ये इसके ऊपर डालेगा, प्रोडक्ट के अंदर डिले आता है, इश्यूज आते हैं। तो अगर एंड टू एंड ऑनरशिप नहीं है, अगर हम इन एक्टिविटीज़ को सेपरेटली ट्रीट कर रहे हैं, तो कोई भी इसके फेलियर की जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा। अगर हम इसको एज अ प्रोसेस लेके चलें तो इसको हम ऑनरशिप देते हैं कि जी इस पूरे प्रोसेस को ये बंदा जो है ना प्रोसेस ओनर, जिसको हम केस मैनेजर कहते हैं। ठीक है, केस मैनेजर से मेरा वो पूरे प्रोसेस को ओवरव्यू कर रहा होता है, वो उसका जवाबदेह होता है। एक तो ये रीज़न है कि उस प्रोसेस का एंड टू एंड ऑनरशिप कोई नहीं होती।
दूसरे नंबर पे होता है लार्ज नंबर ऑफ ऑडिट्स रिकॉन्सिलेशन विद डू नॉट ऐड वैल्यू फॉर कस्टमर। बहुत ज़्यादा ऑडिट्स हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा चेक्स हो रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो कस्टमर को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। फॉर एग्जांपल जब स्टूडेंट्स का रिजल्ट फीड होता है तो स्टूडेंट क्या देखता है कि हमें कितने दिनों में रिजल्ट जो है ना वो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नज़र आता है। फॉर एग्जांपल उसको 15 डे लगते हैं। 15 डेज़ के अंदर तो पहले 10 दिन के अंदर डाटा एंट्री होती है और अगले 5 दिन के अंदर 2 अलग जगह से उसको वेरीफाई करवाया जाता है। गो कि ये प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, लेकिन कस्टमर को तो वो अगर 10th डे के ऊपर रिजल्ट मिल रहा है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट के लिए तो सेटिस्फैक्ट्री है, तो स्टूडेंट के लिए 5 डेज एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। कस्टमर सिमिलरली अगर कोई प्रोडक्ट ऐसे बना रहे हैं उसके ऊपर आपने एक्स्ट्रा चेक्स रखे हुए अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, तो कस्टमर ये देखता है कि कस्टमर ने ऑर्डर कितनी डेट को प्लेस किया था और प्रोडक्ट उसको किस डेट को डिलीवर हुई है। उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आपने कितने इसके ऊपर जो है ना वो ऑडिट्स जो है ना परफॉर्म किए हैं। तो जो गैर ज़रूरी चेक्स होते हैं उनको हम या तो एलिमिनेट करते हैं या उनको पैरेललाइज करते हैं, यानी कि हम उसको पैरेलल वे में लेके चल रहे होते हैं कि जैसे जैसे चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं उसके साथ साथ ही उसका ऑडिट होता है, ना कि ऑडिट के लिए अलहदा से टाइम रिक्वायर्ड हो। तो ये प्रॉब्लम आती है, जो प्रॉब्लम हम सिस्टम जहाँ पे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। फिर हम कहते हैं एवरीवन मेजर टास्क परफॉर्मेंस नॉट प्रोसेस परफॉर्मेंस। जिस तरह हमने ये बात की थी स्लाइड नंबर 3 के ऊपर, हर कोई पर्सन जो है ना वो अपने इस एंड को, अपने इस ब्लू एरिया को कवर करता है, वो इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करता है, इसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, बजाय इसके ये सोचे कि ये प्रोडक्शन के अंदर डिले का बायस बनती है। प्रोडक्शन अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, ना कि वो ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कितनी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। तो हर डिपार्टमेंट हेड अपने KPIs को जो है ना वो बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा होता है, बजाय इसके कि वो ओवरऑल प्रोसेस की परफॉर्मेंस को देखे, प्रोसेस की ड्यूरेशन या प्रोसेस की टाइमिंग को देखे। तो ये एक इशू आता है कि हमारे पास एंड टू एंड ओनरशिप नहीं होती। हर पर्सन अपने डिपार्टमेंट को सिक्योर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचता है। वेरी फ्यू ऑफ द प्रोसेस स्टेप्स आर वैल्यू एडिंग। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नॉन वैल्यू, जिसका कस्टमर को कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि प्रोसेस को लिंगर ऑन कर रही होती हैं, कॉस्ट इंक्रीज कर रही होती हैं, टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा होता है, अल्टीमेटली परफॉर्मेंस डाउन होती है। जितनी देर में हम कहते हैं कि ये एक जो है ना वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो 1000 मीटर जो है ना वो या 10,000 मीटर जो है ना कपड़ा डाई करती है, तो अगर ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ ख़त्म होंगी उतनी देर में वो 20,000 जो है ना मीटर कपड़े को डाई करेगी। तो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, कॉस्ट डिक्रीज़ होगी, रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये परफॉर्मेंस जो है ना वो हम कहते हैं प्रोसेस को रीडिज़ाइन करने से परफॉर्मेंस किस तरह से इंक्रीज़ होती है, इस तरह से होती है। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स अक्कर होने की रीज़न क्या होती है? सेवरल हैंड्स ऑफ एंड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन प्रोसेस के अंदर पहले जो है ना वो प्रोडक्ट एक ओनरशिप के अंदर आती है, फिर अगले डिपार्टमेंट में चले जाती है। जिस तरह से टेक्सटाइल की एग्जांपल बड़ी आसान है क्योंकि हम उनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं। जब ये कॉटन जो है ना वो फील्ड से आती है तो पहले बेल ब्रेकिंग होती है, कॉटन को साफ़ किया जाता है, वो एक डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट 2 के अंदर क्या होता है? एक मिनट, एक कॉल है, मैं रिसीव कर लूँ, उसके बाद आगे मूव करते। सो लेक ऑफ ओनरशिप होती है, हर डिपार्टमेंट अपने अपने एंड पे सोचता है, ठीक है। तो पहले ये प्रॉब्लम है। दूसरी नंबर पर फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोसेस अक्रॉस सेवरल डिपार्टमेंट, कि कोई एक जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो बहुत सारी डिपार्टमेंट्स के ऊपर डिवाइडेड होता है। जो अभी हम बात कर रहे थे बेल ब्रेकिंग के हवाले से, बेल ब्रेकिंग होती है, उसके बाद हम उसको स्पिनिंग के अंदर लेके जाते हैं, कॉटन से धागा बनता है, फिर उसको वीविंग के अंदर लेके जाते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर जो टास्क होता है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो है ना वो डिवाइडेड होता है। तो हम उनको, वो डिपार्टमेंट हेड्स अपनी परफॉर्मेंस को लेके चलते हैं। जब तक हम उनको एक यूनिक एंटिटी नहीं बनाते तब तक हम उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। जब हम उनको यूनिक एक्टिविटी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा चेक इन्स से बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूनिक अपनी एक्टिविटी बना दी है, पहले वो बेल ब्रेकिंग से आती थी, वहाँ पे एक चेक होता था, यानी कि हम उसको प्रोडक्ट को, मटेरियल को इन करते थे, अपने रिकॉर्ड के हिस्सा बनाते थे। फिर उसको हम जब स्पिनिंग डिपार्टमेंट में देते दोबारा एक चेक इन होता है और उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए, क्वालिटी को मेजर किया जाता है। फिर वीविंग से स्पिनिंग से आगे वीविंग के अंदर जाती है, फिर वहाँ पे एक जो है ना उसका सिक्योरिटी चेक लगता है। फिर आगे वो जो है ना वो वीविंग से आगे प्री ट्रीटमेंट के अंदर जाती है,
तो अगर इसको सारे प्रोसेस को एज अ होल एक्टिविटी लिया जाए, इसका एक ही ऑनर हो, तो 6 अलग जगह के ऊपर जो उसकी जो सिक्योरिटी चेक लग रहा है उसके ऊपर वो टाइम सेव होगा। तो अल्टीमेटली हम 15 से 20 दिन अपने प्रोसेस को इस तरह से फास्टर कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेस इज़ अंडर डिज़ाइंड और ओवर डिज़ाइंड। या तो हम जिस प्रोसेस को लेके चल रहे हैं वो अंडर डिज़ाइन है, यानी कि उसका डिज़ाइन जो है ना वो अभी उसके अंदर मेच्योरिटी की ज़रूरत है, ठीक है, मेच्योरिटी का गुंजाइश मौजूद है। या ये होता है कि वो इतना ज़्यादा ओवर डिज़ाइन हो चुका होता है कि मार्केट में जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो उससे ज़्यादा स्मार्टर होता है, ठीक है। तो स्मार्टर प्रोसेस की होने के बजाय हमारा जो प्रोसेस है वो ज़्यादा कंप्रीहेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा वो डिटेल चीज़ों को ले, इतना ज़्यादा वो उसके ऊपर जो है ना वो हम वर्क कर चुके होते हैं कि हमें लगता है कि जो स्मार्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्मार्ट प्रोसेसेस हैं, वो इतना ज़्यादा मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास आता है, और ये करने के बाद जब हम इश्यूज़ को देख लेते हैं तो फिर हम एग्जामिन करते हैं द रूल्स एंड द एग्जम्पशंस बिहाइंड ईच इशू। हम ये देखते हैं कि कौन कौन से इश्यूज़ जो आ रहे हैं उनके पीछे क्या क्या अजम्पशंस हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल बुक के अंदर भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल एक डिले आ रहा है, जो बुक में एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ है कि जी हमारे पास लोन एप्लीकेशन आती है तो वो डिले का शिकार होती है, एक डिपार्टमेंट अप्रूवल देता है तो दूसरे डिपार्टमेंट में जाती है। अब ये एप्लीकेशन जो है ना ये एक सीक्वेंशियल वे के अंदर चल रही है, एक डिपार्टमेंट उसके ऊपर वर्किंग अपनी कंप्लीट कर लेगा तो दूसरे डिपार्टमेंट में चली जाएगी, दूसरा डिपार्टमेंट वर्किंग कंप्लीट कर लेगा तो तीसरे डिपार्टमेंट में चली जाएगी। हम क्या करते हैं आगे जाके इसके जो ना वो रीडिज़ाइन फेज़ के अंदर दोबारा से डिस्कस करते हैं। तो हम इसके जो ना वो जो लाज पढ़ते हैं, अभी हम सिर्फ डायग्नोज कर रहे हैं इश्यूज़ क्या हैं, हम एग्जामिन करते हैं, अभी आगे जाके हम उसके सोल्यूशन के ऊपर आते हैं। ये हमारे पास प्रोसेस रीडिज़ाइन है। एक्चुअली यहाँ पे प्रोसेस को रीडिज़ाइन किया जाता है, लेकिन एक बात याद रखें कि कोई भी श्योर शॉर्ट मेथड नहीं है। हम कहते हैं कि कोई ऐसी रेसिपी अवेलेबल नहीं है जो कि आप उसको उठाएं, उसको अडॉप्ट कर लें तो आपका प्रोसेस इंप्रूव हो जाएगा। आपने खुद से डिसाइड करना है। ये ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से चीज़ें जो ना वो मूव होती हैं जो कि प्रोसेस को रीडिज़ाइन करने में मदद देती हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रीडिज़ाइनिंग का प्रोसेस डिफरेंट होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रीडिज़ाइनिंग के फेजेस मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है। उसकी एक्टिविटीज़ क्योंकि मुख्तलिफ होती हैं, उसके प्रोसेस क्योंकि मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन सिमिलर इंडस्ट्रीज़ के लिए सिमिलर टाइप के जो हम जो है ना वो रूल्स डिफाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स बना सकते हैं, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हम चाहें तो इनमें से कुछ रूल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, इन रूल्स को, इन स्टैंडर्ड्स को, इन प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रख सकते हैं ताकि हमारा रीइंजीनियरिंग का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा फाइनर हो जाए, ज़्यादा शार्पर हो जाए, ठीक है। तो ये रूल्स लिखे हुए हैं। पहले नंबर पे हम कहते हैं कि जी हम क्या करें, मिनिमाइज़ करें नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को और मैक्सिमाइज़ करें वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को। जो हमने यहाँ पे लास्ट स्टेप में डायग्नोज की हैं उनको ऐसी स्ट्रेटजी के तहत कवर अप करें कि जो वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ हैं जिनसे कस्टमर का ज़्यादा लिंक है, कस्टमर जिनको ज़्यादा सपोर्ट करता है, ज़्यादा डिमांड करता है, उन एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करें। और ऐसी एक्टिविटीज़ को जिस तरह से चेक इन कब हो रहा है, क्वालिटी चेक स्पिनिंग के ऊपर हुई थी कि नहीं हुई थी, और मैनेजर कितने हैं, मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी रही है, डिपार्टमेंट्स कितने हैं, उनमें एसी कितने हैं, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें कस्टमर के लिए इफेक्टिव नहीं हैं। तो हम कहते हैं वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करें, नॉन वैल्यूड एक्टिविटीज़ जो हैं या वेस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको एलिमिनेट करने का प्रोग्राम बनाएं। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, पैरेललाइज करते हैं वर्क को। पैरेललाइज से मुराद एट अ टाइम जितने काम, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्शन में से कुछ सैंपल लेके हम अगर उसकी टेस्टिंग परफॉर्म कर लें तो क्वालिटी चेक के ऊपर जो 2 मंथ या 1.5 मंथ लगता है वो हम उस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन के साथ साथ टेस्टिंग हो जाए। हम टेस्टिंग के ऐसे इक्विपमेंट ले लें जो कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते रहें, उसकी क्वालिटी को चेक करते रहें। तो हम ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं जो कि एक के पैरेलल में दूसरी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये हम करते हैं कि जी पैरेललाइज करें वर्क को एट अ टाइम। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी पहले नंबर पे हम डीन एफओएस जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी बोर्ड कंडक्ट करेंगे, फिर वो डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस की करेंगे, फिर ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट की करेंगे। तो क्यों ना हम इनके एचओडीज के जो है ना वो जिम्मेदारी लगाएं कि जी आप अपने अपने फैकल्टी बोर्ड कंडक्ट करें और आउटपुट लेके डीन के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। तो जहाँ पे 4 वीक लगते हैं ये सारा प्रोसेस कवर अप होने में, अगर हम उनको डिपार्टमेंट वाइज कहते हैं पैरेललाइज करें तो वही काम 2 वीक के अंदर होता है। तो 2 वीक सेव होते हैं पैरेललाइज करने से। हम ये करते हैं
सिंप्लीफाई करते हैं प्रोसेस को आसान करते हैं, मल्टीपल वेरिएंट फॉर द सेम प्रोसेस। ये क्या होता है, प्रोसेस के अंदर जितनी लेंथी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रिड्यूस करें, जितनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होगी उतना ज़्यादा प्रोसेस जो है ना वो डिले का शिकार होगा। हम मल्टीपल वेरिएंट्स इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डेफिनेशन से आपका पहला पॉइंट सिंप्लीफाइड प्रोसेस का भी कवर होगा। यूनिवर्सिटी के अंदर एक टाइम था कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है ना वो 50 के करीब होते थे। वो अपनी लीव एप्लीकेशन देते थे और लीव एप्लीकेशन जो है ना वो रेक्टर या यूनिवर्सिटी का जो भी हेड होता था, प्रिंसिपल कह लें, वो उसको एप्लीकेशन को साइन करके लीव रिकमेंड कर देता था। अब यूनिवर्सिटी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अराउंड 600 के करीब हैं। उन सभी में से ऑलमोस्ट 2 to 3% जो है ना वो डेली बेसिस, बल्कि ज़्यादा ही, वो एप्लीकेशन जो है ना वो छुट्टी पे होते हैं। वो एप्लीकेशन जो है ना उसका प्रोसेस ये है कि पहले एचओडी साइन करता है, एचओडी के बाद वो डीन के पास जाती है, डीन के बाद वो रजिस्ट्रार उसको अप्रूव करता है। आफ्टर रजिस्ट्रार अप्रूवल वो हम कहते हैं रेक्टर अप्रूव करता है, तो फिर रजिस्ट्रार के पास जाती है, रजिस्ट्रार मार्क करके उसको रजिस्टर के अंदर नोट करवाता है ताकि काउंट हो सके कि इस पर्सन की कितनी लीव्स हो चुकी हैं और कितनी इसके पास मज़ीद छुट्टी करने की गुंजाइश अवेलेबल है। ये एक लेंथी प्रोसेस है। हम प्रोसेस को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने से मुराद ये कि हम डायरेक्ट एचओडी से रजिस्ट्रार ऑफिस रेक्टर ऑफिस में ले दें, या फिर प्रोसेस के मल्टीपल वेरिएंट्स ले आएँ। अब जो हमारे पास लोअर स्टाफ है, जिसमें हम कहते हैं, एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा। सो बेटा जी, हमारे पास हम अपने प्रोसेस को रीडिज़ाइन करने के, ये मल्टीपल वेरिएंट्स की बात हम कर रहे थे। हमने अथॉरिटीज़ डिफ़ाइन कर दी। जो लोअर स्टाफ है या डिपार्टमेंट के मेंबर्स होते हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, उनका राइट दे दिया जो है ना वो डीन को, कि डीन उसकी छुट्टी को मार करेगा। जो हमारे पास एचओडीज़ होते हैं और डीन्स होते हैं, उनका जो है ना टास्क, वो सारी उनकी रिकमेंडेशन पावर जो दे दिया रेक्टर को। अब देखिए, काम का जो है ना प्रोसेस भी रिड्यूस हो गया और ड्यूरेशन भी कम, कम्प्लेक्सिटी कम हो गई। डिफरेंट वेरिएंट से मुराद है कि डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंट के लिए उसके डिफरेंट वेरिएंट लगा दें। अब जब यहाँ से स्टूडेंट जो है ना वो फारग होता है, यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो वो क्लियरेंस लेता है कि कहीं उसने डिपार्टमेंट, ये जो हमारे पास लैब्स होती हैं, उनकी किसी चीज़ को नुकसान तो नहीं पहुँचाया, कंटीन पे उसकी क्लियरेंस है कि नहीं है, ये ना हो कि कंटीन पे उसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो उधार चल रहा हो। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हर डिपार्टमेंट से उसकी क्लियरेंस ज़रूरी होती है। अब हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं जिनका कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के साथ कोई लिंक नहीं है, उन्होंने कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स नहीं पढ़ा होता, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की लैब के अंदर कभी नहीं आए होते क्योंकि उनके अपने डिपार्टमेंट के अंदर लैब होती है, तो वो यहाँ पे आके वो क्लियरेंस साइन करवा रहे होते हैं। तो ये एक लेंथी प्रोसेस होता है कि पूरी यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट पे, हर लैब पे, हर प्रोसेस के अंदर से वो साइन करवाएं। इसको इस दफ़ा से हमने मिनिमाइज़ किया है क्वालिटी ऑफिस में, क्योंकि मैं बैठता हूँ। हमने ये किया कि उनके देखा कि कौन कौन से बच्चे कहाँ कहाँ किन किन लैब्स में जाते हैं, या लैब, कुछ बच्चे ऐसे हैं हॉस्टल में जाते हैं, कुछ नहीं जाते। जो हॉस्टल में जाते हैं उनका तो हॉस्टल से क्लियरेंस लेना बनता है। जो बच्चे डे स्कॉलर्स हैं वो हॉस्टल में जाते ही कभी नहीं है, तो उनको क्या ज़रूरत है वो हॉस्टल में जाके उसके जो है ना वो सिग्नेचर्स करवाएं, उनसे क्लियरेंस लें। तो ये एक प्रोसेस है कि हम लोगों को उनके एनवायरनमेंट के मुताबिक उनका वेरिएंट दे दें प्रोसेस का। तो इससे प्रोसेस की कम्प्लेक्सिटी भी डिक्रीज हो जाती है। जो कम्प्लेक्सिटी अकॉर्डिंग टू द लेवल होती है। एक बच्चा हॉस्टल में गया है, हॉस्टल में रहता रहा, तो हॉस्टल से क्लियरेंस ले ले। अगर एक बच्चा हॉस्टल नहीं जाता तो उसके लिए हॉस्टल में जाना नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल है कि आप प्रोसेस को सिंप्लीफाई करें। नॉन वैल्यूड एक्टिविटीज़ निकलेंगी तो प्रोसेस सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाएगा। अगर आप देखते हैं कि ये एक्टिविटी एक प्रोसेस में तो चाहिए, एक तरह के प्रोसेस में, एक एनवायरनमेंट में, दूसरे एनवायरनमेंट में नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक प्री ट्रीटमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ वूल के ऊपर अप्लाई की जाती है, लेकिन जब वो कॉटन के अंदर लेके आते हैं तो वो हमारे लिए उस तरह की अगर एक्टिविटी ना भी की जाए, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। तो जब आप कॉटन को प्रोसेस कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी निकाल दें, ठीक है। तो हम कहते हैं कि दो डिफरेंट इन्वायरमेंट हैं, दोनों का अलग-अलग प्रोसेस बना दें, वो प्रोसेस सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, मल्टीपल वेरिएंट से उसकी कम्प्लेक्सिटी भी जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये रूल है कि आप प्रोसेस को एलिमिनेट करें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को, तो प्रोसेस सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है वर्कर्स जो होते हैं उनको आप इनेबल करें, इस काबिल बनाएं कि वो डिसीजन मेकिंग करें, ठीक है। वर्कर्स की क्वालिफिकेशन को इन्हांस करें,
या ये कि डेलीगेशन ऑफ पावर, जिसको हम पावर कंपैशन वर्टिकल उसको करें, ताकि जिस तरह से अगर डायरेक्टर कहे कि जी मैं ही सारी छुट्टियां साइन करूंगा, तो उसका अपना बर्डन इंक्रीज होगा, छुट्टी लेने का प्रोसेस जो है ना वो लिंगर ऑन होता जाएगा, डिले का शिकार होता जाएगा। अगर हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास जो फैकल्टी है ये एचओडी से रिकमेंडेशन ले रहे, छुट्टी ले रहे, तो सफिशेंट है, ठीक है। लोगों को आप एतमाद बहाली के लिए लोगों को पावर्स दें। अब जो एचओडीज हैं ये अपने डीन से छुट्टी ले सकते हैं। डीन जो हैं ये अब देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर 4 डीन है, तो 4 डीन जो है ना छुट्टी के लिए जाएंगे रेक्टर के पास। रेक्टर के पास 4 तरह की एप्लीकेशन जा सकती है, तो हो सकता है महीने में कोई 2 या 3 महीने में कोई डीन एक छुट्टी करे, तो जहाँ पे एक दिन में 15-15 एप्लीकेशन जाती हैं छुट्टी की, और वो टाइम ना होने की वजह से साइन नहीं हो पाती, प्रोसेस डिले का शिकार होता है। हम लोगों को इनेबल करें डिसीजन मेकिंग पावर में, एचओडीज के पास राइट हो, डीन्स के पास राइट हो, वो चीज़ें परफॉर्म करते रहे अपने एंड के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रूल है, इससे आपका प्रोसेस फास्टर होता है। रिड्यूस ऑडिट्स एंड चेक्स, चाहे ऑर्डर चेक्स एंड कंट्रोल्स, हर जगह पे जो किस स्टेट पे कितना जो है ना वो रॉ मटेरियल जो है ना उसको इन्वेंट किया गया है, कितना प्रोक्योर किया गया है, कितनी परचेज हुई है, इस जो है ना सप्लायर का जो फ्यूचर हिस्ट्री, इतनी ज़्यादा एक जगह पे चेक करें और उसको आगे उसी को कंटिन्यू करें। ईआरपी आपका यही हेल्प करता है, बार बार आपको सिक्योरिटी चेक परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि आप बहुत ज़्यादा ऑडिट्स को जो ना अवॉइड करें। प्रोवाइड सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द प्रोसेस, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखें छुट्टी लेने का अगर प्रोसेस है, तो इसमें देखें पहले आप एचओडी के पास लेके जाते हैं, उससे साइन करवाते हैं, फिर आप डीन के पास लेके जाते हैं, साइन करवाते हैं, फिर रजिस्ट्रार रेक्टर ऑफिस में जमा करवाते हैं, साइन होने के बाद आप उसको उठा के लेके जाते हैं रजिस्ट्रार के अंदर के ऑफिस में, वो उस छुट्टी को रजिस्टर के अंदर नोट करता है, तो फिर वो प्रोसेस खत्म होता है। हम क्या कहते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाएं। मैंने छुट्टी लेनी है, मैं सिर्फ एचओडी को एप्लीकेशन पकड़ाऊंगा, एचओडी तमाम एप्लीकेशन एक दिन की जितनी आती हैं वो डीन ऑफिस में पहुंचाए, डीन ऑफिस से वो एप्लीकेशन चली जाए ऑटोमेटिक, तो प्रोसेस ऑटोमेट होता है। मुझे 5 दफ्तरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर आप ये बात कर रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट के हवाले से, जिस तरह ये है, तो इसको हम कहते हैं केस मैनेजर। केस मैनेजर को राइट दे दें, केस मैनेजर चीज़ें अपनी मर्जी से परफॉर्म करता रहे उसके अंदर। उसको हम कहते हैं कंबाइन सेवरल जॉब्स इनटू वन, बहुत सारी जॉब्स को एक सिंगल यूनिट के अंदर ले आए, ठीक है। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि जी ये बंदा जो है ना वो मिनट्स के मीटिंग नोट करेगा, दूसरा उसको नोटिफाई करेगा, तीसरा, तो आप एक सिंगल यूनिट बनाएं, एक पर्सन दें, उसी को सीक्वेंस के अंदर सारे काम दे दें। तो बजाय इसके कि एक बंदा जो है ना वो पहले एक काम कर ले, फिर वो उठ के दूसरे बंदे के पास जाए और उसको तमाम उसकी बैकग्राउंड समझाए, फिर वो दूसरा पर्सन उसके ऊपर काम करना शुरू करे, फिर वो तीसरे के पास जाए, उसके ऊपर तमाम जो है ना ब्रीफिंग के ऊपर टाइम वेस्ट होता है। तो एक सिंगल पर्सन है, उसकी एक्स्ट्रा ड्यूटी को ख़त्म कर दें और उसकी अपने फील्ड की जो ड्यूटी सारी की सारी उसके ऊपर डाल दें, ताकि वो उस प्रोसेस का रिस्पॉन्सिबल भी हो और उसको बार बार एक्सप्लेन करने का जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो भी रिड्यूस हो जाए। तो ये हमारे पास क्या होता है कि जी सेवरल जॉब्स को सिंगल के अंदर जो गो के कुछ रूल्स जो हैं वो इसको जो हमारे पास कुछ बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो इसको मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि जी हमारे पास जो जॉब्स हैं ना वो सिंगल यूनिट पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो डिवाइडेड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रोसेस टीम्स क्रिएट करें, ठीक है, ना कि प्रोजेक्ट टीम, ना कि हम डिपार्टमेंटल टीम्स बनाएं। डिपार्टमेंट्स को ख़त्म करें, प्रोसेस को जो हमारे पास जो फंक्शंस हैं उनको ख़त्म करें, छोटे लेवल की टीम्स को ख़त्म करें, बड़े लेवल की टीम्स बनाएं, प्रोसेस लेवल की टीम बनाएं। और लास्ट वन क्या है, बॉसेस के बजाय कोचेस बनाएं। बॉस जो होता है ये एक टर्म है कि जी ये डेफिनेटली जो वो बहुत एक सख्त तबीयत का बंदा होगा, जो एम्प्लॉयज़ के लिए हर्डल्स क्रिएट करता होगा, उनको पनिशमेंट्स देता होगा। वो बॉसेस का कॉन्सेप्ट ख़त्म करें, कोचेस का कॉन्सेप्ट बनाएं, जो कि जहाँ पे खामियां देखें उनको इम्प्रूव करने की सलाहियतें रखते हों, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करें, ना कि वो सर्जनिश के ऊपर आ जाएं या पनिशमेंट्स के ऊपर आ जाएं। तो ये बेसिक रूल्स हैं जिनको हम लेके चलते हैं रीडिज़ाइनिंग प्रिंसिपल के अंदर। रिपीट करते हैं वेरी ब्रीफली, वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को मैक्सिमाइज़ करें, वर्क को पैरेलल करने की कोशिश करें, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करें। अगर प्रोसेस सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो मल्टीपल इन्वायरमेंट्स के लिए मल्टीपल वेरिएंट्स लेके आएँ। फिर हमारे पास जो वर्कर्स होते हैं उनको इम्पावर करें,
उनको राइट्स दें, उनको डेजिग्नेशंस दें। फिर उसके बाद ऑडिट्स को रिड्यूस करें, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सिंगल हो, ना कि बार बार एक ही काम के लिए मल्टीपल जगह पे आपको जो है ना वो विजिट करना पड़े। फिर सेवरल जॉब्स को एक सिंगल एंटिटी के ऊपर कंबाइन करें, प्रोसेस टीम क्रिएट करें ना कि फंक्शन या डिपार्टमेंटल टीम्स हों, और फिर कोचेस क्रिएट करें ना कि बॉसेस क्रिएट करें। बॉसेस का कॉन्सेप्ट, उनका जो वर्किंग का स्टाइल, उनको ख़त्म करें। कोचेस जो हैं वो लेके चलते हैं, वो वर्किंग करवा रहे होते हैं लेकिन उनके साथ साथ गाइडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, गाइडेंस दे रहे होते हैं, ना कि उनको सर्जनिश और पनिशमेंट का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है जी।